Hello student, myself Chhaya Yadav and this video is related to LLB Honors Second Semester History Paper 4 and topic है Supreme Court of 1774। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि अभी तक इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं आया है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ 1774। डायरेक्ट आपसे इस पे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एक्ट कलकत्ता अंडर द चार्टर ऑफ 1774। ठीक है, तो सबसे पहले ये चार्टर, ये सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो स्टार्टिंग में किस एक्ट से सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिश होने की बात की गई है। तो द रेगुलेटिंग एक्ट एम्पावर्ड द ब्रिटिश क्राउन टू इस्टेब्लिश अ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, उसमें एक ये प्रोविज़न था कि इंडिया के फोर्ट विलियम मीन्स कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा। Then the British Crown issued a charter in 1774 establishing the Supreme Court of Judicature of Calcutta। ठीक है, उसने क्या किया कि 1774 का चार्टर इशू किया और उसके थ्रू इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 1774 के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? कलकत्ता में। ठीक है, देन अब क्या होगा, एक नया कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया, सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखिए क्या होगा कि ऑफ कलकत्ता विच सप्रेस द प्रोविजंस ऑफ द चार्टर ऑफ 1753। ठीक है, जो प्रोविज़न 1753 में था मींस मेयर कोर्ट का, वो एबॉलिश कर दिया जाएगा। तो मेयर कोर्ट जो कलकत्ता में है वो 1774 के चार्टर के थ्रू एबॉलिश कर दिया जाएगा। मींस कि अब कलकत्ता में मेयर कोर्ट नहीं होगा, अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। ये आपको समझना है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आपको जो पहले के चार्टर्स हैं जैसे 1600 चार्टर, 1661 का चार्टर, 1687 का चार्टर, फिर 1726, 1753, ये जो चार्टर्स हैं इनका आपको सीक्वेंस समझना है कि किस चार्टर में क्या प्रोविज़न आया, किससे कौन सा कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, किससे जनरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, किससे गवर्नेंट काउंसिल इस्टेब्लिश हुई, किससे मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, किससे मेयर कोर्ट केवल मद्रास में इस्टेब्लिश हुआ, किससे मेयर कोर्ट तीनों प्रेसिडेंसियों में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, ये सारे जो सीक्वेंस जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप जो ये जुडिशियल डेवलपमेंट है ब्रिटिश टाइम पीरियड का वो समझना मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि ये हर एक चार्टर एक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, धीरे धीरे ये सारे यहाँ पे डेवलपमेंट्स आपको दिखेंगे, इसलिए स्टार्टिंग से समझना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो लोग मेरे 1753 के वीडियो लेक्चर को देखे होंगे वो समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मेयर कोर्ट जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1726 में, और उस टाइम पर कुछ डिस्प्यूट्स हुए गवर्नेंट काउंसिल एंड मेयर कोर्ट में, उसको सॉल्व करने के लिए चार्टर 1753 आया था। ठीक है, 1753 के थ्रू जो भी इम्प्रूवमेंट किया गया मेयर कोर्ट में उसको अब फाइनली जो है चार्टर 1774 के थ्रू एबॉलिश कर दिया जाएगा। और कहाँ पर? कलकत्ता में। बात को ध्यान रखिएगा, अभी जो मेयर कोर्ट एबॉलिश किया गया वो कलकत्ता के मेयर कोर्ट को एबॉलिश किया गया है। मींस आपको यहाँ पे कई क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला कि किस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी? सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू, और अब जो ब्रिटिश क्राउन है उसने 1774 में चार्टर इशू करके सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया फाइनली। कहाँ? कलकत्ता में। ये भी ध्यान रखना है कि प्लेस कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ तो किस कोर्ट को एबॉलिश किया गया? मेयर कोर्ट को एबॉलिश किया गया। ठीक है, तो इतनी बातें आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोगों को देखना है कंपोजिशन। जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ उसका कंपोजिशन कैसे हुआ। ठीक है, आपको कोई भी कोर्ट पढ़ना है, फेडरल कोर्ट पढ़ना है, मेयर कोर्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ना है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसका कंपोजिशन क्या है। किसी भी कोर्ट के लिए कंपोजिशन, ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आपको देखना है कि इनका ज्यूरिडिक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो यही कोर्ट के मेन फीचर्स हैं। ठीक है, जो आपको समझना है।
अब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट वॉज टू कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस, ठीक है, इस कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे? एलिजा एम्पे, ठीक है। तो एलिजा एम्पे जो है वो फर्स्ट जज थे यहाँ पे, चीफ जस्टिस, एंड 3 प्यूसेंट जजेस टू बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन, कि जो क्राउन के थ्रू ये जो चीफ जस्टिस हैं या प्यूसेंट जजेस हैं, ठीक है, 3 अदर, वो कौन अपॉइंट कर रहा है? क्राउन अपॉइंट कर रहा है, ये ध्यान रखना है, कंपनी नहीं, क्राउन। मैं हमेशा आप लोग को बेसिक चीज़ें समझना है कि क्राउन और कंपनी में क्या डिफरेंस है। क्राउन ब्रिटिश गवर्नमेंट मींस कि डायरेक्ट अपॉइंट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को, ठीक है। और यहाँ पर अगर कंपनी अपॉइंट करती तो कंपनी किसके अंडर में है? क्राउन के अंडर में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो ये चीफ जस्टिस हैं और जो 3 अदर जजेस हैं वो कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस हो एज अ बैरिस्टर, कितने टाइम पीरियड का? 5 ईयर्स का। इनकी ये क्वालिफिकेशन है कि वो जो जज होंगे उनको क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, कि उनको एज अ बैरिस्टर टोटल 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही यहाँ पर जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखना है फंक्शन, कि सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन क्या है। सबसे पहले, द सुप्रीम कोर्ट established under the Charter of 1774 was a court of record। अब आपको इसका एक नेचर और आपने देखा कि जो कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है चार्टर 1774 के थ्रू, वो क्या है? एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेखीय न्यायालय, ठीक है। ये आपको समझना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देखना है कि ये जो कोर्ट है इसके पास क्या क्या पावर हैं। तो इसका ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक है? ओवर सिविल, क्रिमिनल, एडमिरल्टी, ठीक है, एंड एक्लियास्टिकल केसेस, ये सारे पावर्स इसके पास हैं। मींस कि सिविल आप समझ रहे हो, क्रिमिनल समझ रहे हो। अब एडमिरल्टी कोर्ट क्या होता है? एडमिरल्टी कोर्ट जो है इसको समुद्री न्यायालय बोलते हैं। मींस कि जो जैसे अरेबियन सी है या कोई भी शिप से रिलेटेड, सी से रिलेटेड, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेड जो है इन्हीं जो सी हैं उधर ही से होते थे। तो वहाँ पर क्या होता था कि कुछ जो डिस्प्यूट्स होते थे, जैसे समुद्र में जहाज़ जा रही है, ट्रेड हो रहा है, वहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो गया या किसी भी तरीके का अगर कोई वहाँ पर डिस्प्यूट है या कोई क्राइम हो रहा है, तो उसको सॉल्व कहाँ किया जाएगा? एडमिरल्टी कोर्ट में। एक एडमिरल्टी कोर्ट उस टाइम पे स्पेशली बनाया गया था कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स होगी तो वहाँ पे सॉल्व होगी। तो इस कोर्ट का नेचर क्या है? इसके पास ज्यूरिडिक्शन कैसा है? एडमिरल्टी भी ज्यूरिडिक्शन है। मीन्स कि अगर समुद्र में ट्रेड करते समय कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें भी राइट है, ज्यूरिडिक्शन है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद एक्लियास्टिकल केसेस। एक्लियास्टिकल केसेस में क्या होता है? जैसे ये जो गिरजाघर होते हैं, मतलब कहने का जो रिलीजियस जो चर्च हैं, चर्च का जैसे जो कोई भी चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, जो लोग जिस कम्युनिटी को मानते हैं उनका खुद का भी कुछ लॉ होता है, जो उनके कुछ कस्टम्स होते हैं। तो ये अगर उससे एक्लियास्टिक मीन्स कि कुछ चर्च से या जो ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपने समझी कि इसका ज्यूरिडिक्शन कितना लंबा है, ठीक है। ये सिविल, क्रिमिनल, एडमिरल्टी, एक्लियास्टिकल सारे केसेस को डील करेगा। लेकिन साथ में एक चीज़ और क्या है? इट वॉज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ इक्विटी, कि ये किस तरीके का कोर्ट है? एक कह सकते हो कि न्याय का न्यायालय है, मतलब इक्विटी का कोर्ट है। यहाँ पर न्याय की बात की जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो क्या होना चाहिए? किस पे बेस है? इसका प्रिंसिपल क्या है? जो इसके फंक्शंस आप देख रहे हो, तो इसमें आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसका आपने ज्यूरिडिक्शन की, पहले तो आपने देखा कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके फंक्शन में आपने देखा कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। साथ में आपने इसके ज्यूरिडिक्शन देखे कि सिविल, क्रिमिनल, एडमिरल्टी, एक्लियास्टिकल केसेस डील कर रहा है। फिर आपने देखा कि इसका दूसरा काम क्या है, तो इट वॉज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ इक्विटी, कि एक ये न्याय का न्यायालय है, इक्विटी का जो कोर्ट है। तो इसलिए इट वॉज गिवन अ पावर ऑफ एडमिनिस्टर जस्टिस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स,
कि इसलिए इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं, ये देखना है, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस। ठीक है, इसलिए इसका जो प्रिंसिपल्स है वो किस पे बेस्ड है, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस पे बेस्ड है। नेक्स्ट ये फंक्शन हो गया। अब हम लोग को देखना है ज्यूरिडिक्शन, वन बाय वन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप कोई भी कोर्ट पढ़िए, फेडरल पढ़िए, हाई कोर्ट पढ़िए, आपको कंपोजिशन, ज्यूरिडिक्शन, ये सारी चीज़ें, अपीलीय फंक्शन किनका, अपीलीय कोर्ट क्या है, अपीलीय ज्यूरिडिक्शन, ये सारे पॉइंट्स आपको देखने होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 2 पॉइंट देख चुके हैं इनका। नेक्स्ट क्या है, ज्यूरिडिक्शन पे आते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर द चार्टर ऑफ 1774, और जो चार्टर 1774 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया उसका ज्यूरिडिक्शन यहाँ दिया है। देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे सिविल ज्यूरिडिक्शन, jurisdiction of criminal cases, admiralty jurisdiction and ecclesiastical jurisdiction and equity jurisdiction, writ jurisdiction and provision for appeals। ठीक है, इतने टोटल हम लोगों को इसके फंक्शंस देखने हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि इसका जुरिडिक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम सिविल केस में देखते हैं कि इसका जो जुरिडिक्शन है वो कहाँ तक है। ये आपको बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि जैसे अब आप राजा नंद कुमार का केस पढ़ोगे, उसमें भी इसके फंक्शंस को आप जानते रहोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ वहाँ पर क्या, उस केस में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिडिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि द कोर्ट वॉज कन्फर्ड ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, इसके पास जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। ठीक है, अब आपके इसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है इन सिविल केस में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ तक है ये, किन किन मैटर, कहाँ कहाँ किन क्षेत्र तक, किन एरियाज तक जो है इसका सिविल जुरिडिक्शन है। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, जहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार है। ठीक है, एक्सटेंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हिज मेजेस्टीज सब्जेक्ट्स, मीन्स की जो क्राउन है, जो महामहिम है, उनका जो सब्जेक्ट है, मतलब वहाँ पे भी इसका जुरिडिक्शन है सिविल में। एंड ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स में कहाँ तक, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, यहाँ तक कि उनका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक जो राइट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वहाँ तक जो भी सिविल केसेस हो रहे हैं, कोई भी सिविल मैटर हो रहा है, उन सब में इसका जुरिडिक्शन है। और साथ में अगर कोई पर्सन, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जो है वो सर्विस कर रहा है कंपनी के अंडर में। जैसे सपोज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है कि डायरेक्ट वहाँ जॉब कर रहा है, या इनडायरेक्ट का मतलब मीन्स कि उसको टैक्स दे रहा है, वो कोई ज़मींदार है, ठीक है, कंपनी को टैक्स पे कर रहा है एक बड़े लेवल पे, तो वो भी इनडायरेक्टली क्या है, सिविल ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आ सकता है। तो ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी में काम कर रहा है, वो अगर वो रिटन लिखता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस चाहिए, ठीक है, तो वो बंगाल और बिहार का अगर होता है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर वो कंपनी में, तो वो क्या करेगा कि रेफ़र कर देगा अपने डिस्प्यूट्स को लिख के, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। बस उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो 500 से ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जो सिविल ज्यूरिडिक्शन है उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहाँ से शुरू होता है, तो उसकी वैल्यू, जो सिविल केस है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 500, या 500 से ऊपर का अगर मैटर है तो सिविल केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो केस एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये सिविल ज्यूरिडिक्शन है उसका। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ज्यूरिडिक्शन इन क्रिमिनल केस। अब एक चीज़ आपने देखा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे कहा कि उसका एरिया कहाँ तक है, तो एक्सटेंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी, हिज मेजेस्टी सब्जेक्ट्स एंड ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, कहाँ तक, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और दूसरा कि कोई पर्सन अगर रिटन में रेफ़र करता है अपनी प्रॉब्लम, अपने डिस्प्यूट्स सुप्रीम कोर्ट को, तब भी वो उसमें उस केस को एक्सेप्ट कर लेगा। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन, जो कंपनी में एम्प्लॉई होगा। तो मैंने आपको ये समझा दिया है। अब आप क्रिमिनल केस को जब देखेंगे तब आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि क्या मैटर है। ज्यूरिडिक्शन इन क्रिमिनल केसेस में देखिए,
इन मैटर ऑफ क्रिमिनल केस में इनका कहाँ तक ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक कोर्ट, जैसे जो ब्रिटेन में एक कोर्ट है ओयर और टर्मिनल कोर्ट, ठीक है, वो जिस तरीके से वहाँ पर उसकी पावर है सेम वैसे ही पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। कैसी पावर है? सुप्रीम कोर्ट की पावर केवल द टाउन ऑफ कलकत्ता, जो कलकत्ता शहर है वहीं तक सुप्रीम कोर्ट की पावर। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी सिविल में आपने देखा पूरा जो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, सब में, लेकिन क्रिमिनल केसेस में इसका जो राइट है वो कहाँ तक है? केवल द टाउन ऑफ कलकत्ता तक एंड द फैक्ट्री ऑफ फोर्ट विलियम एंड द फैक्ट्री सबॉर्डिनेट। जो फोर्ट विलियम में फैक्ट्रीज़ हैं उन पे इनका राइट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके जो सबॉर्डिनेट फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इसके राइट हैं, ठीक है। और जो क्रिमिनल केसेस हैं इसका आपने एरिया देख लिया कि जो फैक्ट्रीज़ मेंबर हैं उनका ये प्रॉब्लम सुनेगा, जो सबॉर्डिनेट फैक्ट्रीज़ हैं उनका सुनेगा, और जो केवल कलकत्ता शहर है उसमें जो अगर कोई क्रिमिनल केस हो रहा है उस टाउन में तो वो प्रॉब्लम सुनेगा। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक नहीं जाएगा। मतलब कि इसके क्रिमिनल केसेस का जो राइट है वो केवल और केवल कलकत्ता तक है। जब आप राजा नंद कुमार का केस पढ़ेंगे तब ये आप कनेक्ट कर पाएंगे, तो ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये जो क्रिमिनल केसेस है वो किसकी हेल्प से ये सॉल्व करेंगे? तो जूरी की हेल्प से क्रिमिनल केसेस, जूरी फॉर ट्रायल के हेल्प से ये क्रिमिनल केसेस सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनका ज्यूरिडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है वो अदर जो कलकत्ता के बाहर, मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो उसकी टेरिटरी है जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उधर उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है। वहाँ पे जो म्यूनसिपल को यहाँ ध्यान नहीं आ रहा नाम, सॉरी, यहाँ जो छोटे कोर्ट होते हैं वहाँ से जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। मतलब कि अपील के थ्रू कोर्ट, ऐसा नहीं कि कोर्ट सुनेगा नहीं, जैसे गवर्नेंट काउंसिल, मुअफ्सिल कोर्ट, सॉरी, हाँ, मुअफ्सिल कोर्ट में अगर केस चल रहा है, मुअफ्सिल कोर्ट से आएगा क्रिमिनल गवर्नेंट काउंसिल से आएगा सुप्रीम। मतलब कहने का मतलब कि इन एरियाज़ के भी केसेस को वो सॉल्व करेगा, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप नहीं अपील कर सकते हो यहाँ पे, या डायरेक्ट आपका केस नहीं सुन सकता है, ये आपको एक प्रोसेस के थ्रू जो है यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिमिनल केसेस में ये केवल और केवल जो फैक्ट्रीज़ हैं फोर्ट विलियम में वहाँ और उसके सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज़ की प्रॉब्लम सुनेगा, कलकत्ता जो टाउन है वहाँ की प्रॉब्लम सुनेगा, और वो भी जूरी की हेल्प से ये क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन जो इसके और अदर टेरिटरीज़ हैं जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहाँ की केसेस को देखेगा, बट जो केस अपील के थ्रू आएंगे, मींस गवर्नेंट काउंसिल से आए या जो मुअफ्सिल कोर्ट्स हैं वहाँ से आए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका एडमिरल्टी जुरिडिक्शन क्या है। तो जो वही सेम चीज़ है कि जो 1774 में ये डिक्लेयर्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जो एडमिरल्टी केसेस हैं, तो सबसे पहले आपको एडमिरल्टी केसेस क्या होते हैं, एडमिरल्टी कोर्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये मैंने पहले पढ़ा है जब आपको मद्रास प्रेसिडेंसी में पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने एडमिरल्टी कोर्ट के बारे में बताया था। एडमिरल्टी कोर्ट जो है, जो भी जैसे अरेबियन सी से ही उधर से ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पर शिप पे कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, या किसी तरीके का अगर कोई क्राइम हो रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एडमिरल्टी कोर्ट में सॉल्व किए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ जो इसकी टेरिटरीज़ हैं जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, सिविल केसेस, ठीक है, वो सब जो है एडमिरल्टी कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन उसके पास आ चुका है। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस को भी जो है वो सॉल्व करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं एक्लियास्टिक जुरिडिक्शन। यही मैं बता रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कैसी पावर है। उसके पास जो है जो एक्लियास्टिक जुरिडिक्शन मीन्स जो चर्च से रिलेटेड जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनको ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो चर्च के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से लंदन में
चर्च के अकॉर्डिंग कुछ फैसले सॉल्व किए जाते हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे चर्च की हेल्प से या चर्च में जिस तरीके से वहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं चर्च के अकॉर्डिंग, वैसे ही यहाँ पर भी एक्लियास्टिक जो ईसाई जो कम्युनिटी है, जो रिलीजन है, उसके अकॉर्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसले सुनाता था। क्योंकि यहाँ पर अभी इंग्लिश लॉ चल रहा है, ठीक है। इंग्लिश लॉ सबके लिए है और ब्रिटिशर्स के लिए भी है, हम लोगों के लिए भी, इंडियंस के लिए भी है। यहाँ पे हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ अभी नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक्लियास्टिक जुरिडिक्शन कहा गया है, जो ईसाई धर्म के, ईसाई रिलीजन के अकॉर्डिंग जो जजमेंट होंगे, वो भी ये इसका जुरिडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट, वो भी सुना सकता था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का आप जुरिडिक्शन जो देख रहे हो, जो इसकी टेरिटरीज हैं जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक इसका जुरिडिक्शन है। बस क्रिमिनल में केवल वहीं कलकत्ता टाउन तक ही है, लेकिन और अदर जो आप देख रहे हो उसमें इसका जुरिडिक्शन जो है वो आगे सारे बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक है। नेक्स्ट इसका जुरिडिक्शन है इक्विटी जुरिडिक्शन, ठीक है। इक्विटी जुरिडिक्शन में आपको क्या देखना है कि इसका जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका सुप्रीम कोर्ट वही जो इस्टेब्लिश हुआ चार्टर 1774 के थ्रू, ये कहा जाता है कि वॉज टू बी अ कोर्ट ऑफ इक्विटी, कि ये किस तरीका न्यायालय है, एक इक्विटी का न्यायालय है। कोर्ट किसका? न्याय का न्यायालय है, आप कह सकते हो। यहाँ पे लोगों को न्याय मिलता है, तो जब न्याय मिलता है तो इसकी जो कैपेसिटी है वो किस तरीके की है, जिस तरीके से यहाँ पर एक वो कह सकते हो आप चांसरी कोर्ट है इंग्लैंड में, उसी की तरह इसका प्रोसीजर है। मीन्स कि उसी के अकॉर्डिंग ये जस्टिस को ध्यान रखते हुए, आप कह सकते हो रूल्स को ध्यान रखते हुए जो इसका प्रोसीजर है वो चांसरी कोर्ट की तरह है जो इंग्लैंड में है। मीन्स कि ये इक्विटी न्याय को जो है ये ज़्यादा प्रेफरेंस देता है और उसी के अकॉर्डिंग ये जजमेंट देता है, ठीक है। रिट जुरिडिक्शन क्या है? रिट जुरिडिक्शन में हम लोग को देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, बीइंग अ सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक सुपीरियर कोर्ट है, और जब कोई सुपीरियर कोर्ट है तो वो क्या करेगा? वो रिट इशू कर सकता है, ठीक है। किसके लिए? जो उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में क्या है? कोर्ट ऑफ कलेक्टर, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टर सेशंस हैं, ठीक है, शेरिफ्स हैं, इनके लिए जो है ये क्या कर सकता है? रिट इशू कर सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कर सकता है? रिट, कौन कौन से रिट, ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से रिट जो है वो इशू कर सकता है। तो एक है मैंडेमस रिट और एक है सर्श्यूरी रिट्स, ठीक है। सर्श्यूरी एंड मैंडेमस रिट्स जो है ये इशू कर सकता है, 2 रिट ये इशू करेगा। और साथ में जो एरर हैं, प्रोसीजरल जो एरर होती है इन कोर्ट्स की, उन पे भी ये रिट, आप कह सकते हो कि जो ये रिट है वो क्यों इशू करेगा? क्योंकि 2 रिट ये इशू कर सकता है, एक है सर्श्यूरी रिट्स, एक है मैंडेमस रिट्स, ठीक है। मैंडेमस एंड सर्श्यूरी रिट्स ये इशू कर सकता है। कब? जब ये कोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो। कैसी प्रॉब्लम? जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम होती है इन कोर्ट्स की, उनको ये सॉल्व, रिट उनके लिए जो है ये इशू कर सकता है, ठीक है। कोर्ट के नाम भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ये ध्यान रखना होगा आपको कि जो 1774 के चार्टर के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो रहा है, उसके पास रिट इशू करने का कौन सा पावर, किन किन कोर्ट के लिए वो रिट इशू कर सकता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्वार्टर सेशंस के लिए भी कर सकता है, शेरिफ्स के लिए भी कर सकता है, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट के लिए कर सकता है, कोर्ट ऑफ कलेक्टर के लिए कर सकता है। तो इस तरीके का है। और नेक्स्ट इसका जो जुरिडिक्शन है, प्रोविज़न फॉर अपील्स, ठीक है। अब लास्ट ये है, मैंने आपसे कहा कि कोई भी कोर्ट आप अगर पढ़ोगे तो आपको इसका कंपोजिशन, जुरिडिक्शन, ठीक है, और ये प्रोविज़न फॉर अपील्स की अपील्स के लिए क्या प्रोविज़न है, या जो जुरिडिक्शन अपील के लिए इसकी क्या है। तो इन सिविल केसेस, सबसे पहले इन सिविल केसेस में ही हम लोग देखेंगे कि इसकी जो अपील है वो जा सकती है। इसने कोई डिसीजन दिया है अगर सिविल केस में, तो सुप्रीम कोर्ट की अपील डायरेक्ट कहाँ जाएगी? किंग इन काउंसिल जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैं यहाँ फिर याद दिला रही हूँ, ये पॉइंट भी राजा नंद कुमार केस से रिलेट करेगा, क्योंकि उनका जो मैटर है वो फॉर्जरी से रिलेटेड होगा, और इसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर फॉर्जरी में उनको किंग इन काउंसिल जाने की जो है वो ये परमिशन नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, और उनको कैपिटल पनिशमेंट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप सुप्रीम कोर्ट में मैं कह रही हूँ कि ध्यान रखिएगा। एक तो जो उसका जुरिडिक्शन है, ठीक है, कि क्रिमिनल केसेस में कि कहाँ तक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो केवल कलकत्ता टाउन तक। अब यहाँ पे हम लोग अपील देख रहे हैं कि प्रोविज़न फॉर अपील्स में देखिए कि इसका जो अपील है सुप्रीम कोर्ट से कहाँ जाएगी, किंग इन काउंसिल जाएगी। किंग इन काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के जो सब्जेक्ट या जो मैटर है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो 1000 पगोडाज होनी चाहिए। पगोडाज करेंसी से काउंट की गई है, तो यहाँ पे 1000 पगोडाज अगर उस सब्जेक्ट की वैल्यू है या इससे ज़्यादा का अगर कोई डिस्प्यूट है सिविल केस में, ठीक है, तो डायरेक्ट अपील जो है वो किंग इन काउंसिल जा सकती है। इस केस के 6 मंथ के अंदर अगर आपने अपील कर दिया तो आपकी अपील एक्सेप्ट कर ली जाएगी, कहाँ, किंग इन काउंसिल में। तो आप देख सकते हो कि प्रोविज़न फॉर अपील्स क्या है, ठीक है। अपील सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट कहाँ जाएगी, किंग इन काउंसिल जाएगी। मीन्स कि इस समय पे अगर कोई सुपीरियर कोर्ट है तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। 1774 की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो, और हाँ, केवल सिविल केस के बारे में इसका जुरिडिक्शन अपील के लिए बताया गया है, और जो सिविल केस के जो केस के वैल्यू है वो 1000 पगोडाज होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपने देखा कि रिट में क्या इसका जुरिडिक्शन है, इक्विटी जुरिडिक्शन क्या है, एक्लियास्टिक जुरिडिक्शन क्या है, एडमिरल्टी जुरिडिक्शन क्या है, एंड जुरिडिक्शन इन क्रिमिनल केसेस इसका क्या जुरिडिक्शन है, सिविल जुरिडिक्शन क्या है, ठीक है। तो ऐसे आप इसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शन में आपने कितने मतलब कितने केसेस तक इसका जुरिडिक्शन है, और ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये ज़रूर जानना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो हाँ है, ठीक है। कंपोजिशन जानना है कि इसमें कितने जजेस हैं, चीफ जस्टिस है, 3 अदर जजेस हैं, ठीक है। किस कौन इनको अपॉइंट करता है, तो क्राउन अपॉइंट करता है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो एज अ बैरिस्टर इनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये किस एक्ट के थ्रू सबसे पहले इसका प्रोविज़न आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू सबसे पहले इसका प्रोविज़न आया था, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रिटिश क्राउन ने इशू किया चार्टर 1774, और उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है इंडिया के फोर्ट विलियम कलकत्ता में, और जब वो इस्टेब्लिश होता है तो मेयर कोर्ट एबॉलिश हो जाएगा कलकत्ता से। फिर इसका ये सारे आपने ये सारे फंक्शंस जो है वो अच्छे से देख लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके क्या क्या जुरिडिक्शन हैं, ये सारे पॉइंट्स, रिट से रिलेटेड भी पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसके रिट से रिलेटेड कौन कौन सी रिट ये इशू कर सकता है। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू।